हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है और सभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। टाइम वेस्ट नहीं करना है। पहला प्रश्न है, मोल संख्या किसे कहते हैं या मोल क्या है, स्पष्ट कीजिए। बच्चों मैं एक आपको शाब्दिक रूप से समझा दूं कि जिस प्रकार से मैं कहता हूं कि 1 दर्जन केले में कितने केले होते हैं, तो आप बोलोगे कि सर 1 दर्जन में 12 केले होते हैं। अच्छा, 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो बोलोगे सर 7 दिन होते हैं। मैं कहूंगा 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो आप बोलोगे सर 12 महीने होते हैं। अच्छा, मैं कह दूंगा भाई साहब कि 1 महीने में कितने दिन होते हैं, तो फिर आप कहोगे सर या तो 30 दिन या तो 31, फरवरी में कभी 28 या 29, इतने दिन होते हैं। मतलब सबका एक निश्चित मान है। इसी प्रकार से मोल का मतलब होता है एक निश्चित परमाणुओं की संख्या। ठीक है, मोल का मतलब है निश्चित परमाणु की संख्या। जैसे हमने कहा कि 1 सप्ताह में कितने दिन, तो आपने कहा 7 दिन। इसी प्रकार से 1 मोल में कितने परमाणु, तो इसमें परमाणु की संख्या 6.023 × 10⁻23। मोल संख्या सबको प्रॉब्लम डालता है कि लिखना क्या है यार। देखो भाई, एक वास्तविक संख्या है। किसी भी पदार्थ की परमाणुओं की संख्या मापन के लिए एक फिक्स मान बता दिया गया कि कोई भी पदार्थ है उसमें 1 मोल का मान है 6.023 × 10⁻23। अब पदार्थ कितने मोल लिए गए हैं उसके आधार पर उसमें परमाणुओं की संख्या हम निकाल सकते हैं, जो कि लगभग कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। मानक मतलब एक प्रकार से मोल जो संख्या है एक मानक संख्या है। मानक संख्या मतलब मान लिया गया है कि 1 मोल में परमाणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻23, जो किसके परमाणुओं की संख्या है, कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में उपस्थित जितने परमाणु संख्या है वही आपका 1 मोल संख्या है। चीजें क्लियर हो गया। मतलब परमाणुओं की संख्या के माप के लिए ही जो प्रयुक्त किया गया है वही आपका मोल संख्या है, जिसका मान है 6.023 × 10⁻23। आपके मन में जो डाउट होगा क्लियर हो गया होगा। अगला देखिए, सीमांत अभिकर्मक किसे कहते हैं। संतुलित समीकरण में जो क्रियाकारक कम मात्रा में उपस्थित रहता है वह पहले समाप्त हो जाता है। ऐसे क्रियाकारक को सीमांत अभिकर्मक कहते हैं क्योंकि वह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है। मतलब अभिकारक की मात्रा कम है जो जल्द ही समाप्त होता है, और यदि जिसकी मात्रा कम होगी तो उत्पाद कम ही बनाएगा। ठीक है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। सिंपल है। संतुलित समीकरण में जो क्रियाकारक कम मात्रा में रहता है, यानी जिसकी मात्रा कम होती है बच्चों, ठीक है, जो पहले समाप्त हो जाता है, ऐसे क्रियाकारक को हम सीमांत अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, सार्थक अंक से आप क्या समझते हो। सार्थक अंक का मतलब होता है किसी भी संख्या का वास्तविक अंक। जिस अंक से उसका मान निर्धारण होता है वो आपका सार्थक अंक कहलाता है। जैसे मैं कह देता 4.5, बाद में कितने जीरो हैं, ये वास्तविक मान को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये 5000 इसको हम नहीं बोल सकते, 4.5 ही पढ़ेंगे, तो इसको हम सार्थक अंक नहीं मान सकते, लेकिन ये आपका सार्थक अंक है। यदि मैं कह दूं 034.5, तो अब आप कहोगे ये क्या सार्थक अंक है। इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई निर्धारण नहीं हो सकता। इसको हम 304 नहीं पढ़ सकते, इसको पढ़ेंगे 34.5 ही। तो जिसका वास्तविक मान होता है, जिसका निर्धारण हो सकता है, वो आपका सार्थक अंक कहलाता है। ठीक है, किसी मान में सार्थक अंकों की संख्या तभी निश्चित अंक तथा सभी निश्चित अंक तथा उसके पश्चात एक अनिश्चित अंक लिखकर व्यक्त की जा सकती है। मतलब इसके बाद हम जैसे कई सारे अंक लिख दें, कोई मतलब नहीं है, मुख्य रूप से इसका मान यही होता है। ठीक है, तो ये सार्थक अंक रिप्रेजेंट करता है। मतलब सार्थक अंक क्या है, एक प्रकार से किसी भी संख्या का निश्चित अंक है जिससे हम उसकी वैल्यू व्यक्त कर पाते हैं, उसकी वैल्यू को पता कर पाते हैं। ओके, आगे देखिए बच्चों, एवोगैड्रो संख्या क्या है। एवोगैड्रो संख्या मूल संख्या क्यों बोलते हैं, याद रखिएगा 6.023 × 10⁻23 होता है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन क्या बोला है, एवोगैड्रो नियम बताओ। एवोगैड्रो का नियम है गैस से ही संबंधित बच्चों, कि सन 1811 में एवोगैड्रो ने दिया था इस नियम को, जिसके अनुसार समान ताप एवं समान दाब पर
विभिन्न गैसों के आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। मतलब अलग अलग गैस है और सबका आयतन समान है, ताप और दाब भी समान है, तब उनमें अणुओं की संख्या भी समान होगी। समझ में आया क्या कहा गया? ये बोला गया कि मान लीजिए कई सारे पात्र हैं, ये एक पात्र हो गया, दूसरा पात्र हो गया, तीसरा पात्र हो गया, चौथा पात्र हो गया, सब में अलग अलग गैस है, लेकिन यहां पर ताप भी समान है सबका और दाब भी समान है सबका और आयतन भी समान है सबका, तब अणुओं की संख्या समान होती है। एवोगैड्रो साहब ने क्या कहा कि विभिन्न गैसें हैं, भिन्न भिन्न गैसें हैं, समान ताप और दाब पर यदि आयतन समान है तब उनमें जो अणुओं की संख्या होगी वो समान होती है। यही आपका एवोगैड्रो का नियम है। द्रव्यमान का SI मात्रक किलोग्राम होता है, सबको पता है। यह किस तरह परिभाषित करते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय मानक किलोग्राम के समान है। किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है। कहीं ना कहीं तात्पर्य यह है कि किसी भी पदार्थ का जो निहित मान है, मतलब कितनी उसकी मात्रा है, वो वास्तविक मात्रा ही उसका द्रव्यमान कहलाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आधुनिक स्थिति कभी नहीं पूछा जाता है, यहां पर आपको पढ़ना है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आधुनिक स्थिति जो आइंस्टीन के आधार पर होता है कि जो द्रव्यमान की ऊर्जा जो है परिवर्तनीय होता है, E बराबर m/c² है ना, किंतु रासायनिक क्रियाओं पर हम प्रयोगशाला में पाते हैं कि बहुत कम ऊर्जा जो है उत्पन्न या अवशोषित होती है। ये आधुनिक मत है। लेकिन द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये है कि पदार्थ ना तो नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न हो सकता है, केवल इसका रूप बदला जा सकता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। ठीक है, देखिए रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य ना तो उत्पन्न होता ना ही नष्ट होता है, उसमें केवल रूप या अवस्था परिवर्तन हो सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, ठीक है। बाकी तो आप लोग देख सकते हैं, इस नियम को लेवोजियर ने सन 1744 में प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान परिवर्तन के पश्चात बने हुए पदार्थों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के पहले कितना द्रव्यमान था और रासायनिक अभिक्रिया के बाद कितना द्रव्यमान है, वो टोटल द्रव्यमान यदि फिक्स है भाई, जितना पहले था उतना बाद में है, इनका मान यदि बराबर है तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो होता है। यानी पदार्थ ना तो नष्ट होता है ना तो उत्पन्न होता है, केवल इसका अवस्था बदला जा सकता है। आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो और लिख लिया करो। मूलानुपाती सूत्र क्या है? मूलानुपाती सूत्र है किसी भी यौगिक के परमाणुओं का एक सरल अनुपात, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH, लेकिन जब इसका मूलानुपाती सूत्र निकालते हैं तो आता है CH2O। CH2O इसका मूलानुपात, मतलब इनके अणुओं में सरल अनुपात बताता है। ग्लूकोज का आपका सूत्र होता है C6H12O6, लेकिन जब इसमें अनुपात आता है CH2O, ये अनुपात आता है। परमाणुओं का वास्तविक जो अनुपात है उसके मूलानुपाती सूत्र को बताता है। हालांकि इसका मान दिया रहता है कि कार्बन इतना % है, हाइड्रोजन इतना % है, तब इसके आधार पर आप निकालो, तो वो मूलानुपाती सूत्र निकालने का एक लंबा मेथड होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी भी यौगिक में परमाणुओं का जो सरलतम अनुपात होता है वही आपका मूलानुपाती सूत्र होता है। मोलरता किसे कहते हैं? बताओ जरा, मोलरता किसे कहते हैं? कोई भी बच्चा बता सकता है। ये आपके 11th क्लास में तो है ही, लेकिन 12th क्लास में भी बहुत बारीकी से इसको आप समझते हैं। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, जैसे हमारे पास 1 बिलियन है, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? 1 लीटर। कितना लीटर? 1 लीटर। इसी को हम बोलते हैं 1000 मिलीलीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, क्या कहा हमने? किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन या 1000 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बच्चों क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलरता। कि प्रति लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यानी बिलियन का आयतन लीटर में और मोलों की संख्या, ये मोलरता कहला गया। लेकिन वहीं पे जब हम मोलों की संख्या निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान, ये इसका सूत्र है मोलों की संख्या का, विलेय का द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान। और जब लीटर को मिलीलीटर में बदलेंगे तो 1000 ऊपर गुणा हो जाता है। तो इस फार्मूले से ये कैसे निष्पत्ति हुआ, इससे लोग बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं।
तो मोलरता क्लियर है, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बच्चों मोलरता कहलाती है। क्या कहलाती है? मोलरता। इसके बाद मोललता भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले गुणित अनुपात का नियम देखते हैं। बिल्कुल सरल तरीके से समझ रहे हैं। एग्जाम के पहले आप लोग एक एक प्रश्न पढ़ के जाना, रिवीजन करके जाना, और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए बताना जरूर। हम जितना हो सकेगा आप लोगों के लिए कोशिश करते रहेंगे। गुणित अनुपात का नियम यह है कि जब दो तत्व आपस में संयोग करके कई यौगिक बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, तब जो आपका मान लीजिए ये दूसरा तत्व है जिसकी मात्रा भिन्न भिन्न होती है, तो इसका जो अनुपात है एक सरल अनुपात में होता है, गुणित अनुपात में होता है। बस यही है। देखो, जब दो तत्व परस्पर संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है सर, 2 यौगिक बना लिए, तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करता है, मतलब ऑक्सीजन का भिन्न है यहाँ पे दोनों पे, लेकिन इसका फिक्स है, तो जो आपका भिन्न भिन्न है उसका जो अनुपात है एक गुणित अनुपात में होगा। गुणित अनुपात में कैसे? जैसे यहाँ पर आप देखिए कार्बन का 12 हो जाएगा और इसका होगा 16, यहाँ पर 12 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 16 दूनी 32, तो एक दूसरे के गुणित में है कि नहीं? यदि मैं यहाँ पर करूँ तो 1:2 है, 1:2 दुगना है तो 1:2 है, तो गुणित अनुपात में यही चीज बोला गया है। अब आप नाइट्रोजन के 5 जो ऑक्साइड होते हैं उसके आधार पर भी समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पर शॉर्टकट में समझो कि यहाँ पर जब दो तत्व परस्पर संयोग करते हैं बच्चों, देख सकते हो दो तत्व संयोग कर लिए, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ठीक है। अब एक तत्व की भिन्न भिन्न मात्रा जो किसी एक निश्चित तत्व के निश्चित मात्रा से मतलब समान मात्रा संयोग करता है, तब ये जो भिन्न भिन्न मात्रा है इसमें अनुपात में जो होगा गुणित अनुपात में होगा, एक सरल अनुपात में होगा। जब दो तत्व परस्पर संयोग करके 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते, ठीक है, मैंने 2 यौगिक बनाया, तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार, ये देखो 16 इसका भार हो गया और ये 2 है तो 32 हो गया, जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से मतलब इस कार्बन के निश्चित भार से संयोग करता है, ठीक है, मतलब एक तत्व का भिन्न भिन्न भार, ठीक है, जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करता है एक गुणित अनुपात में होता है, मतलब 16 दूनी 32 एक गुणित में है, ठीक है। तो ये चीज हो गया। भार के अनुसार कार्बन ऑक्सीजन में 12:16, CO2 में 12:32। यहां पर देखो किंतु दोनों में ऑक्सीजन का अनुपात 16:32 है, ऑक्सीजन बस को देखो जो कि एक सरल अनुपात में, जो कि एक गुणित अनुपात में है, तो ये आपका गुणित अनुपात हो गया। इसके बाद स्थिर अनुपात का नियम आता है। स्थिर अनुपात का नियम ये होता है कि कोई भी यौगिक है, चाहे आप कहीं से भी प्राप्त करें, किसी भी विधि से प्राप्त करें, लेकिन उनमें जो परमाणुओं का अनुपात है वो फिक्स रहता है। जैसे आप पानी ले लो, पानी H2O, यहां पर जो H2O का अनुपात होगा, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, H2O देखो ऑक्सीजन का आपका होता है 16 और हाइड्रोजन 2 है, तो यहां पर 2, यानी अनुपात 1:8 हो गया, 1:8 हो गया। अब इस पानी को चाहे आप नदी से लो, चाहे झील से लो, चाहे रासायनिक समीकरण से बनाओ, चाहे कुएं से लो, बावड़ी से लो, तालाब से लो, कहीं से भी इस पानी को लोगे आप, यदि शुद्ध जल है तो उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो अनुपात है, मतलब हाइड्रोजन आपका हो जाएगा 1 और ऑक्सीजन 8, ये अनुपात निकल कर आएगा, ठीक है। यानी प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया में, चाहे वह कहीं से भी प्राप्त किया गया हो पदार्थ, अर्थात किसी भी विधि से बनाया गया हो, उसके अवयवी तत्वों की भार की दृष्टि से सदैव एक निश्चित अनुपात में होता है। किसी भी रासायनिक यौगिक की बात करें हम, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही हो, कोई भी पदार्थ बन रहा हो, अब वो पदार्थ हम किसी भी विधि से प्राप्त करेंगे, लेकिन उसमें जो अवयवी तत्व हैं उनमें एक निश्चित अनुपात रहेगा, फिक्स रहेगा। जैसे एग्जाम्पल पानी के रूप में आपने समझ लिया। इसके बाद बात करते हैं बच्चों मोलरता की। अभी आपने पढ़ा था मोलरता। मोलरता में क्या था कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। लेकिन यहां पे बच्चों मोललता, मोललता का मतलब होता है किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ की मोलों की संख्या। फिर से समझो, मोललता का मतलब होता है किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में, इस बार बोला गया 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। वही चीज है, यदि हम 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोलों की संख्या बोलेंगे तो वो मोलरता कहलाएगी, लेकिन यहां पर बोला गया मोललता। तो मोललता क्या है बच्चों? 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या आपकी मोललता कहला जाती है। तो मोललता बराबर हो गया विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में मात्रा। अब मोलों की संख्या निकालते हैं तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान हो जाता है, और किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं तो 1000 का गुणा हो जाता है। जैसे वहां पर हमने मिलीलीटर को लीटर में बदला था तो ऊपर 1000 का गुणा कर दिया था। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, चलिए अगला देखिए बच्चों, आप इसमें अंतर भी तैयार करेंगे।
मोलरता और मोललता में अंतर, तो हमने कहा था कि मोलरता जो है वो बिलियन से संबंधित रखता है, लेकिन ये विलायक के द्रव्यमान से संबंधित, क्योंकि मोलरता की परिभाषा क्या है, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में, ठीक है, उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, एक परिभाषा भी लिख सकते हो कि किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता है, और किसी बिलियन के 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता है। मोलरता जो है बिलियन के आयतन से संबंधित होता है, लेकिन मोललता जो है वो विलायक की मात्रा से, विलायक के द्रव्यमान से संबंधित रहता है। मोलरता पर ताप का निर्भर होता है बच्चों, मतलब मोलरता ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि ताप में परिवर्तन करने से आयतन परिवर्तित हो जाता है। किंतु मोललता की बात करें, ताप पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि द्रव्यमान पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे कैपिटल एम से, इसे स्मॉल एम से दर्शाते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है, इसलिए ज्यादा टाइम हमको नहीं लेना इन प्रश्नों में। किसी पदार्थ का अणुसूत्र उसके मूलानुपाती सूत्र के से किस प्रकार संबंध रखता है? ठीक है, तो अणुसूत्र यह किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों के परमाणु की उपस्थित वास्तविक संख्या है, जबकि बच्चों जो आपका मूलानुपाती सूत्र है वो एक सरल अनुपात है। अणुसूत्र क्या है? अणुसूत्र का तात्पर्य यह है कि किसी भी यौगिक में वास्तविक जो अणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या, और जबकि जो आपका मूलानुपाती सूत्र होता है वो मूलानुपाती सूत्र होता है किसी भी यौगिक में परमाणुओं का सरलतम अनुपात। जो वास्तविक संख्या प्रकट करता है वो अणुसूत्र प्रकट करता है। जैसे मान लीजिए आपका ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6, ये वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करता है कि कार्बन की संख्या 6 है, हाइड्रोजन की संख्या 12, ऑक्सीजन की 6। लेकिन यहाँ पे जो मूलानुपाती सूत्र है इसका एक सरलतम अनुपात बताता है, जिसका सूत्र होता है अणुसूत्र बराबर n गुणे मूलानुपाती सूत्र। n का मान निकालना है तो अणुभार बटा मूलानुपाती सूत्र भार से निकल सकता है। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, काफी महत्वपूर्ण है, तुल्य अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम जिसे बोलते हैं। अब इसमें थोड़ा सा 3 पदार्थ लेना पड़ता है कि मान लीजिए यदि 2 भिन्न भिन्न तत्वों को किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग कर दिया जाए, 2 भिन्न भिन्न तत्व हैं और उसको हम किसी तीसरे तत्व से संयोग करा रहे हैं, ठीक है, तो फिर देखो यहां पे यदि 2 भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं तो पहले दोनों तत्वों के भार या तो उस अनुपात में होंगे जिससे वे दोनों आपस में संयोग करते हैं, अथवा यह अनुपात उसके संयोग करने के भारों का सरल गुणांक होगा। अब इसमें आपको समझ में नहीं आएगा उतना आसानी से जब तक मैं इसको अच्छे तरीके से समझाऊं ना। जैसे देखो बच्चों, यहां पर मैं लेता हूं, थोड़ा समझिएगा, तरीका समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहां पर मैं हाइड्रोजन लेता हूं, ठीक है, ये हाइड्रोजन है, यहां पर मैं लेता हूं कार्बन और यहां पर लेता हूं ऑक्सीजन। जैसे मान लीजिए ये नियम क्या बोला गया है, जब 2 भिन्न भिन्न तत्व, ये भिन्न तत्व है, जब 2 भिन्न भिन्न तत्व किसी तत्व से संयोग करता है, तो इससे संयोग किया तो CH4 बनाया, इससे ये संयोग किया तो H2O बनाया। फिर समझना, कोशिश करना कि जब 2 भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व से संयोग करता है, तीसरे तत्व से संयोग करता है, भार में संयोग करता है, जैसे यहां पर हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच जो अनुपात हो जाएगा, हाइड्रोजन की संख्या 4 है तो कार्बन की संख्या यहां पे 12 है, 4 और 12 का अनुपात है, ठीक है। अब यहां पर मैं H2O की बात करता हूं बच्चों, तो H2O में जो H है, H की संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या 16 है, लेकिन जब इसके बराबर करूंगा ना, समान मात्रा करूंगा, तो 4 अनुपात यहां पर 32 हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। बोला यह गया है कि मान लीजिए 2 भिन्न भिन्न जो तत्व हैं वो किसी तीसरे तत्व से संयोग करता है, तो पहले दोनों तत्वों के भार, जो आपके दोनों तत्व हैं, इनका अनुपात वही होगा जो इनमें संयोग करने से अनुपात में एक प्रकार से जुड़े हैं। फिर से समझ में नहीं आया? देखो, यह बोला जा रहा है कि यदि 2 भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व से संयोग करता है तो दोनों तत्व, पहले दोनों तत्वों के भार उसी अनुपात में होंगे जिससे वे दोनों आपस में संयोग करते हैं। मतलब एक प्रकार से ऐसा भी आप कह सकते हो कि इन दोनों तत्वों का भार, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करते हैं तो भी इनका अनुपात वही होगा जो आपस में संयोग करने से बनेंगे। फिर दिक्कत हो गया सर, समझ में नहीं आया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब 2 भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं, मेरे शब्दों में समझो, ठीक है, तो ये जो तत्वों से संयोग करते हैं
तो इनमें जो अनुपात होगा वही अनुपात आपस में संयोग करने के बराबर होगा। मतलब जब आपस में संयोग करेंगे तो वही अनुपात इसमें भी होगा, जिस अनुपात से ये दोनों तत्व किसी एक निश्चित तत्व से जुड़ा है। कोई दिक्कत तो नहीं है। मतलब दो भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व से जब संयोग करता है भार में, तो पहले दोनों तत्वों के भार, या तो ऐसा भी कह सकते हो कि वो उसी अनुपात में होंगे जिस अनुपात में आपस में संयोग करते हैं। ठीक है, मतलब जब दो भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व से संयोग करता है तो वो उसी अनुपात में संयोग करते हैं जिनका, जो कि स्वयं जब आपस में जुड़ते हैं तो वो अनुपात में रहते हैं, वही अनुपात उनका होता है, सिमिलर है। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट नहीं आया होगा, मजा नहीं आया होगा, क्योंकि आप लोगों को शाब्दिक रूप से समझ में नहीं आया। ठीक है, कि भाई हमारे पास यहां पर क्या कहा हमने, हाइड्रोजन है, इसके साथ कार्बन जुड़ा और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा। तो जब ये ऑक्सीजन H2O बनाया, यहाँ पर आपका CH4 बनाया। तो जब हम CH4 में देखते हैं कार्बन इसमें अनुपात, तो 4:12 आ गया। और जब इसमें देखते हैं H2O में, तो आपका आया अनुपात 2 कितना ऑक्सीजन का होता 16, लेकिन ये बराबर करेंगे तो 4:32 आ जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा तो ये भी 4:32 बनाएगा। इसका पूरा हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप देखिए, देखो जरा, मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन की 4:12 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पे 2:16 है। लेकिन बच्चों जैसे इसको हम समान अनुपात करेंगे, एक की संख्या 4 है तो यहाँ भी 4, तो 2 का गुणा करें 4:32 हो गया, सरल अनुपात में है। तो देखो ऑक्सीजन और कार्बन में 12 और यहाँ पे 32 का अनुपात है। जब CO2 आपस में संयोग करते हैं वही अनुपात ये है। मतलब दो भिन्न भिन्न तत्व किसी समान मात्रा संयोग करते हैं तो उसी अनुपात में संयोग करते हैं जो कि आपस में संयोग करने से उनका अनुपात होता है। अब समझ में आया। अगला जो बच्चों, डाल्टन के परमाणुवाद के मुख्य अभिग्रही। डाल्टन ने सबसे पहले परमाणुवाद सिद्धांत 1808 में दिया था। उन्होंने बताया था कि प्रत्येक द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। जो भी पदार्थ होगा मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना रहता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। अब एक ही तत्व के जितने परमाणु हैं वो लगभग समान होते हैं, लेकिन वहीं पे दो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु ले लेंगे तो भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ परमाणु परस्पर निश्चित अनुपात में संयोग करके यौगिक अणु परमाणु बनाते हैं, ये सबको पता है। परमाणु आपस में सदैव सरल अनुपात में ही जुड़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली सबसे छोटी इकाई परमाणु ही कहलाती है। परमाणु ना तो नष्ट हो सकता है ना तो उत्पन्न हो सकता है। बहुत ही सिंपल है परमाणुवाद का नियम। मतलब डाल्टन का जो परमाणुवाद बहुत ही सिंपल है। पहला ये है बच्चों कि प्रत्येक द्रव्य जो है पदार्थ एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उस कण को परमाणु कहते हैं। फिर दूसरा ये है कि एक ही तत्व के सभी जो परमाणु हैं लगभग आकार आयतन गुण में समान होते हैं। दो भिन्न भिन्न तत्वों के यदि हम परमाणु ले लेंगे तो उनके गुणों में भिन्नता आ जाएगी। तीसरा है, ठीक है। चौथा ये है कि कुछ निश्चित तत्व जब संयोग करते हैं तो अणु परमाणु यौगिक, मतलब जो परमाणु हैं संयोग करके यौगिक और अणु बनाते हैं। ठीक है। अगला है, परमाणु हमेशा सरल अनुपात में संयोग करते हैं और रासायनिक अभिक्रिया में जो सबसे छोटी इकाई है वो आपका परमाणु ही है। परमाणु ना तो नष्ट किया जा सकता ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। चैप्टर 1 के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, लगभग इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बस आप लोगों से बस एक उम्मीद रहती है कि यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर जरूर कर दें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को निरंतर ऐसे हेल्पफुल वीडियोज मिलते रहें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।